गर्मी के मौसम की एक सुहानी रात के लगभग 11 बजे थे। नवाब साहब ने अपने नए मेहमान के साथ ही बाग में खाना खाया और खाना खाने के बाद से अब तक बैठे उसके सफर की दास्तानें सुन रहे थे। उनका मेहमान अशरफ अधेड़ उम्र का एक तंदुरुस्त आदमी था। उसने सफेद पतलून और आधे आस्तीनों की सफेद कमीज पहन रखी थी। गठे हुए बाजुओं की उभरी हुई मछलियां चीख चीख कर ऐलान कर रही थी कि वह एक मेहनती आदमी है। गोरे लाल चेहरे पर घनी और ऊपर की ओर चढ़ी मूछें उसकी शख्सियत को रूपदार बना रही थी। आंखें छोटी और चमकदार थीं। नवाब साहब के यहाँ के बहुत सारे लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि उससे आंखें मिलाकर बात करना आसान काम नहीं है। वह खुद ज्यादातर अपनी नजरें नीचे ही रखता था। वह सैलानी था और उसकी घुमक्करी की वजह से हमेशा एक राज ही रही। वह नवाब साहब का जिगरी दोस्त था, लेकिन उन्हें भी उसके सैलानीपन की वजह मालूम नहीं हो सकी। इस बारे में जब भी कोई बात आती, वह हमेशा बात काटकर कोई और बात छेड़ दिया करता था। कुछ लोगों का ख्याल था कि वह पुराने खजाने की तलाश में इधर उधर मारा मारा फिरता है। वह अच्छे खासे दौलतमंद आदमी की तरह जिंदगी बसर करता था, लेकिन उसकी आमदनी का जरिया किसी को मालूम नहीं था। नवाब साहब से उसकी पहली मुलाकात ही अजीबोगरीब ढंग से हुई थी। 7-8 साल पहले नवाब साहब पूर्वी मुल्कों की ओर सैर के लिए लगभग 2 साल का प्रोग्राम बनाकर निकले थे। ईरान की सरजमीन उन्हें इतनी पसंद आई कि वो लगभग 6 महीने उन्होंने वहीं बसेरा डाले रखा। ईरान की दिलकश पहाड़ियां, हरी भरी और खूबसूरत वादियां उनके पैरों में बेरियां बनकर रह गई थी। ईरान की ऐतिहासिक इमारतों ने भी उनको बड़ी हद तक अपनी तरफ खींचा था। एक शाम जब वे ईरान के एक पुराने बादशाह के महलों के खंडहरों से वापस आ रहे थे, उन्हें एक जगह पत्थर के ढेर से एक इंसानी हाथ निकला हुआ नजर आया। उन्होंने घबराहट में चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कोई नजर नहीं आया। वे सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने पत्थर हटाने शुरू किए। थोड़ी देर की मेहनत के बाद उनके सामने एक बेहोश आदमी पड़ा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। करीब ही एक पहाड़ी नाला बह रहा था। वो बेहोश आदमी को उठाकर उसके किनारे ले गए और फिर लगभग आधे घंटे तक जूझने के बाद उसे होश आ गया। वह अशरफ था। उसने बताया कि अचानक एक पुरानी दीवार के ढह जाने से वह दब गया था। वह नवाब साहब को अपने घर ले गया। नवाब साहब को उसकी शख्सियत में अजीब सी कशिश मालूम हुई और वे उसके करीब होते गए। नवाब साहब ईरान से तुर्की जाने लगे तो अशरफ भी उनके साथ हो लिया। उसके बाद दोनों साथ साथ सैर करते रहे। अशरफ की शख्सियत बहुत ही अजीबोगरीब थी। वह अरबी नस्ल का था, लेकिन दुनिया की कोई शायद ही ऐसी भाषा हो जो वह न जानता हो। कई भाषाओं पर तो वह इतनी महारत रखता था कि उस भाषा के बोलने वाले उसे अपने देश का ही बाशिंदा समझ बैठते थे। जब वह नवाब साहब से हिंदी उर्दू में बातें करने लगता तो वो यही महसूस करते थे कि वह यूपी का निवासी हो। 2 साल में नवाब साहब उसके बहुत ज्यादा घुल मिल गए थे। हिंदुस्तान आते वक्त उन्होंने उससे कहा था कि वह किसी मौके पर हिंदुस्तान आकर कुछ दिन नवाब साहब के साथ जरूर गुजारे, और इस वक्त
वह उनके बाग में बैठा उन्हें अपने सफर की दास्तानें सुना रहा था। उसकी गोद में एक नेवला बैठा ओंघ रहा था। ऐसा अजीबोगरीब नेवला कम से कम नवाब साहब और उनके घर वालों की नजरों से आज तक न गुजरा था। वह लंबाई में हिंदुस्तानी बिल्ली से किसी तरह कम नहीं था। उसका रंग काला था और पीठ पर 3-4 लंबी लंबी धारियां थीं। नवाब साहब की लड़की तबस्सुम बहुत देर से बेचैन नजर आ रही थी। वह उस नेवले के बारे में उससे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन अशरफ की बातों का सिलसिला किसी तरह खत्म नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद तबस्सुम ने महसूस किया कि जैसा वह बोलते बोलते थक गया हो। उसे खामोश होते देख वह झट से बोल पड़ी, मैं इस नेवले के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। हाँ हाँ, अशरफ मुस्कुराकर बोला, मैंने आज तक इतना खौफनाक नेवला नहीं देखा। हाँ, ये कम ही मिलते हैं और एशिया में तो इनका वजूद ही नहीं है। मैंने इसे ब्राजील के जंगल में पकड़ा था। यह उस वक्त बच्चा था। तो क्या ब्राजील में इस किस्म के नेवले होते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं। ये वहां भी कम ही मिलते हैं। अशरफ ने नेवले की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें एक बहुत बड़ी खूबी है। वो क्या? इसे कोई चीज सुंघाकर अगर तुम पाताल में भी छुपा आओ तो वह उसे ढूंढकर निकाल लेगा। अच्छा, तो फिर हमें यह तमाशा आप कब दिखलाएंगे? तबस्सुम ने कहा, जब कहो। तो लीजिए, मेरा रुमाल उसे सुंघाइए, मैं उसे कहीं छुपा आऊंगी। अशरफ ने हंसकर रुमाल ले लिया और नेवले की नाक पर रखकर फिर तबस्सुम की वापस कर दिया। तबस्सुम कोठी के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वह वापस आई। अच्छी तरह छुपा दिया है ना? अशरफ हंसकर बोला, खूब अच्छी तरह। अशरफ ने नेवले को जमीन पर उतार दिया और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, जा ऋषि जा। नेवला दौड़ता हुआ कोठी की तरफ चला गया। सब लोग हैरान होकर कोठी की तरफ देखते रहे। कुछ मिनटों के बाद वह लौटा। उसके मुंह में तबस्सुम का रुमाल था। अरे, इसके मुंह से एक साथ निकला। अशरफ हंसने लगा। तबस्सुम की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैं इस रुमाल को अपनी किताब की अलमारी में बंद करके ताला लगा आई थी, वह हैरत से बोली। ताला इसके लिए कोई हैसियत नहीं रखता है, अशरफ ने कहा, लेकिन इसने तुम्हारी खूबसूरत अलमारी बर्बाद कर दी होगी। वो कैसे? उसमें कम से कम इतना बड़ा छेद जरूर हो गया होगा जिससे ये आसानी से जा सके। इतनी जल्दी इतना बड़ा छेद कर देना नामुमकिन मालूम होता है। नवाब साहब बोले, अलमारी के तख्ते ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 इंच मोटे होंगे। अशरफ बोला, यह तो अच्छे खासे शहतीर मिनटों में काट कर रख देता है। आपकी हर चीज अजीबो गरीब है, तबस्सुम ने हैरत से कहा। अशरफ मुस्कुराकर खामोश हो गया। वे लोग बातचीत कर ही रहे थे कि सारे बाग में उजाला ही फैल गया। तबस्सुम ने पलटकर देखा और चीख मारकर उछल पड़ी। पुराने अंधे कुएं से अंगारों का फव्वारा फूट पड़ा था। शोले काफी ऊंचाई तक उठ रहे थे। एक अजीब किस्म की झन्नाटेदार आवाज से सारा बाग गूंज रहा था। यह क्या था? अशरफ जल्दी से बोला और उसके नेवले ने भी इतनी भयानक चीख मारी कि सबके जिस्म कांप उठे। वे सब के सब पत्थर के बुतों की तरह खामोश थे।
धीरे धीरे अंगारों की बौछार कम होती गई। थोड़ी देर के बाद बाग का माहौल फिर पहले जैसा हो गया। ये क्या तमाशा था? अशरफ ने खामोशी तोड़ी। तबस्सुम शक की नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। मैं खुद यही सोच रहा हूं। नवाब साहब मरी हुई आवाज में बोले, मालूम होता है कि हम पर कोई मुसीबत आने वाली है। क्या मतलब? अशरफ चौंक कर बोला, मैंने मरहूम वालिद साहब की जुबानी सुना था कि एक बार दादा के जमाने में भी इस कुएं से अंगारे निकले थे और फिर खानदान में एक के बाद एक मौतों का सिलसिला शुरू हो गया था। अजीब बात है। अशरफ उठते हुए बोला, मैं जाकर देखता हूं। नहीं नहीं, नवाब साहब ने उठकर उसे रोकते हुए कहा, उधर मत जाओ। क्यों? मालूम नहीं क्या हो। अशरफ हंसकर आगे बढ़ा। उसका नेवला एक पालतू कुत्ते की तरह उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। जरा एक टॉर्च तो मंगाओ, उसके कुएं में झांकते हुए कहा। भाई मैं कहता हूं लौट जाओ, नवाब साहब बोले। टॉर्च? अशरफ चीखा। उसकी आवाज में कपकपाहट थी। नवाब साहब ने एक नौकर से टॉर्च मंगवाया। नवाब साहब यहां आओ। अशरफ टॉर्च की रोशनी कुएं में डालते हुए बोला। नवाब साहब दिल मजबूत करके आगे बढ़े। तबस्सुम ने भी उसके साथ जाना चाहा, लेकिन उन्होंने उसे रोक दिया। वो देखो क्या है? अशरफ ने उन्हें कुएं में झांकने का इशारा करते हुए कहा। नवाब साहब चीख मारकर पीछे हट गए। उनके जिस्म से ठंडा ठंडा पसीना छूट रहा था। क्या है अब्बा जान? तबस्सुम उनकी तरफ बढ़ती हुई बोली। जाओ जाओ, नवाब साहब पलटकर चीखे। तुम अंदर जाओ, जाओ, चली जाओ। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे इस मेहनत के लिए एक लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों परिचितों के साथ इस चैनल को शेयर कर लें। थैंक यू।